खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ उम्मीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, और भी खबरें हैं, मगर आज एक और जो हमने बड़ा मार्कतुल्लारा इंटरव्यू देखा साबिक जो हमारे वज़ीर ख़जाना थे, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि मेरी एक आध प्रॉपर्टी है वहाँ पे, खासा मुझे लगता है एम्बेरसमेंट हुई होगी उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो किस साफ़ी के सामने बैठे हैं। इसके हवाले से हम तफसील बताएंगे कि यहाँ उन्होंने कौन सी असासे कब कब डिक्लेयर किए और कितने असासे डिक्लेयर शुदा हैं, और वो कौन सी असासे हैं जो अकाउंटेबिलिटी जो हमारा नैब है उसने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में तफसील जो पेश कर रखी है उसकी तफसील भी आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। इसके साथ PDM धरने के हवाले से क्या मनसूबाबंदी कर रही है, क्या कहा जा रहा है 50,000 लोगों को ले आएँ और हम 3 इस्तीफे मांगेंगे। उनके एक हमारे दोस्त हैं साफ़ी, उन्होंने कहा जी ये हार्ड लाइनर्स कह रहे हैं कि जनाब हम मांगेंगे। भट्टी साहब आपसे पूछेंगे कि वो इस्तीफे किससे मांगेंगे और कौन जो है इतनी जल्दी उन्हें ये इस्तीफे दे देगा। इसके साथ हुकूमत जुम्मा और हफ्ता को एहतजाज होने देगी, इस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई शिबली साहब की। इसके अलावा 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय लोगों को, हज़ारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। केस इन पॉइंट है स्टील मिल, जो कि लोग कहते हैं हम चला के देते हैं, और वो लोग कौन है? वो एक ग्रुप है जो स्टील मिल से मुंसलिक है। और नादिर शाह के बाद दिल्ली पर दूसरी बड़ी यलगार वहाँ के किसानों ने कर दी है। मुसीबत पड़ी हुई है मोदी को, देखते हैं क्या होता है। मगर भट्टी साहब पहले तो ज़रा ये बताएं, वो कहते मेरी एक प्रॉपर्टी है, फिर कुछ थोड़ा सा मेरा है, खासे उनकी कोई माली इमदाद ना कर देने लगता है, उनकी गुफ्तगू से तो ऐसे लगता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसहाक डार साहब नहायत मेहनती काबिल आदमी है। जितनी इस मुल्क की इकानमी को खूबसूरती से तबाह उन्होंने किया ना, हिस्ट्री में मिसालें नहीं मिलती। काले धन को सफ़ेद करने का आर्ट उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं आता। मोहतरम नवाज शरीफ साहब जब भी मजाक में होते हैं, मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ, ये उन्होंने कहते हैं मुंशी सुना, फिर थले उत्ते थले करी जा रहे हैं। ये बात वो कर सुन सकते हैं। गुजारिश ये है, ये कैसे बीमार शख्स हैं कि 3 साल से मुल्क से भागे हुए हैं। नहीं, कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी है मेरी, सिर्फ वो भी खो ली है साहब उन्होंने। देखिए, वो अपने वाला साहब के दौर की बात बता रहे थे। इनके वाला साहब बड़े मेहनती काबिल थे, उनकी साइकिलों की दुकान थी, साइकिलों की रिस्क हलाल कमाना बेशक, एक रेड़ी लगाना भी इबादत है। रिस्क हलाल इबादत है, हराम अजाब है। तो बेचारे गरीब है। मेरा ख्याल है यहाँ वो इसलिए नहीं आ रहे कि इनके पास किराया नहीं है। इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो मैं जानता हूँ। अभी मेरी नैब हुकाम से बात हो रही थी, वो कह रहे थे इनकी प्रॉपर्टियां आप 20 अरब में खरीद लें। 20 अरब में खरीद लें, हम आपकी वो प्रॉपर्टियां 40 में बिकवा देंगे। मैं थोड़ी नंबर बता दूं आपको प्रॉपर्टीज जी प्लीज। जो कोर्ट में नैब ने नाजरीन पेश किया गया, इनका घर तो गुलबर्ग वाला सब जानते हैं। 3 फ्लैट हैं अल-फतेह सोसाइटी में, अल-फलाह सोसाइटी में। डॉक्टर साहब की वाइफ के प्लाट है मौजा भुबतिया में। 6 एकड़ ज़मीन है इस्लामाबाद के नवा में, मौजा मिलोट में। 2 कनाल का प्लाट है इस्लामाबाद पार्लियामेंटेरियन एनक्लेव में। 2 कनाल का प्लाट है जनाब सैनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। और 3 लैंड क्रूजर्स हैं छोटी छोटी। और उसके बाद उनकी अहलिया की इन्वेस्टमेंट है हजवेरी होल्डिंग प्राइवेट में। और इस नैब के मुताबिक उनकी शेयर हैं 3 कंपनियों में। दुबई में 3 एक फ्लैट है, चंद एक फ्लैट है, और एक मर्सिडीज भी है। ये तो है नैब की कहानी। अब आप मुझे बताएं कि उन्होंने जो असासे डिक्लेयर किए हैं वो कितने के थे, जो कि इलेक्शन कमीशन को? वो 2017 में उन्होंने एक असासा, उनको मैं बता रहा हूँ 600 मिलियन, इसका मतलब 60 करोड़ का उन्होंने कहा मेरा घर है। और उन्होंने इसके साथ 60 मिलियन टोटल बताया। टोटल नहीं, उसमें उन्होंने बताया ना, उन्होंने 1988 60 करोड़ उन्होंने जो एसेट आपने बताया ना, उन 2017 में उन्होंने बताया कि उसमें मेरा एक जो प्रॉपर्टी थी ना उस वक्त 25 लाख की थी 1988 की। अब उसकी कीमत बढ़ के 60 करोड़। ये उनकी मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है ना नैब के हवाले से, वहाँ पे उनकी जो स्टेटमेंट है वो बता रही है 58 करोड़ और 50 लाख के उनके एसेट्स हैं, मतलब उनके असासे 58 करोड़ 50 लाख के उनके ये डिक्लेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी हाँ जी। और 32 करोड़ और 50 लाख रुपए की उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके पास बॉन्ड्स हैं। ये उनकी अपनी स्टेटमेंट तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनता है। बट साहब मेरा सवाल सादा सा है, ये गरीब मुल्क है, बैंकिंग बाउल लेके फिर रहे हैं, मगर उसका वजीर खजाना ज़ाती तौर पर बड़ा लायक है, मगर जो सरकारी तौर पर बड़ा नालायक है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, कायद साहब गुजारिश है, मैं 20 अरब की उनकी प्रॉपर्टी बैरून मुल्क और पाकिस्तान का खरीदार हूँ। मैं खरीदार हूँ कि 20 अरब मैं अपने आप को बेचूं, किसी से कर्ज लूं, जो मर्जी करूं। मतलब पाकिस्तान में और बैरून मुल्क इससे ज्यादा है। लेकिन देखें, आज ऐसे लग रहे थे BBC के आगे हार्ट टॉक में जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया और बोला भी नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि जी आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा गरीब हूं, मेरा घर है, तो आप मुल्क में जाए। इधर
आपको पता है एक सहाफी ने इनसे सवाल कर लिया तो उसने कहता उठ कर गेट आउट, बाहर निकल जाओ, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। मैं कहता हूँ इसाक डार को अंदर लाओ, पाकिस्तान लाओ, पाकिस्तान लाओ, पाकिस्तान लाओ। सोई हुई है हुकूमत, ना है हुकूमत। अच्छा, अब वो तो यो नहीं यार, 2.5 साल हो गए साफी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को कह रहा है इसको बाहर निकाल दो। इनकी विरासत नहीं है, सरकारी जगह मीटिंग कर रहे थे, पता है उधर बीबीसी के आगे कैसे बिगी बिली जी नया नया रो रहा है। यार अनबिलीवेबल है भाई, तुम्हारा कोई नया पैसा गुम गया है, रास्ता भूल गए हो, 4 दिन के प्यासे हो, हार्ट अटैक में आप ऐसे लगे, देखे चेहरा देखे, ऐसे लग रहा है बंदा 7 दिन का भूखा है, बीमार है, उसको पानी भी नहीं मिल रहा। बीमार हैं, उनको क्या ऐसे नहीं। काजी साहब ये आप छोड़ दें इश्तिहारियों की, मफरूरों की, मेहरबानी करें, फेवर ना करें। यहाँ तो पाकिस्तान आए, अदालतों का सामना करें, बाइज्जत बरी हो तो सामने आए। नहीं वो अभी हमने फोन किया, सागदार साहब अपना फोन भी नहीं सुन रहे। हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि कुछ बातें मुझे पता है, इनके बेटों की कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां हैं, क्यों वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, ये अभी जो जरा ये देखें कि जब इन्होंने कहा कि इलेक्शन स्टील हुआ है तो उसने EU के मॉनिटर्स की रिपोर्ट बाहर निकाल ली। उसने कहा जी कि उन्होंने ये दुनिया को, उन्होंने कहा ये हम रिकग्नाइज तो EU को करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा जी स्पोरेडिक जगह जगह पे प्रॉब्लम सब पार्टियों के साथ, सब पार्टियों ने धांधली की, मगर ओवरऑल जो रिपोर्ट EU ने दी वो ये थी कि इलेक्शन बाय एंड लार्ज फेयर था। इलेक्शन तो फेयर था, मगर मैं वैसे ये इखलाकन सही नहीं है। मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ। जो आपने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं, सागदार ने जो सच बोला झूठ बोला, आपके सारे पॉइंट ठीक है, मगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब ये मुल्क एक चोर और एक गासिब, जिस तरह आप कह रहे हैं वज़ीर ख़जाना था, तो ये मुल्क कहाँ था और 2 साल बाद कहाँ गया। जब ये इसाक डार जैसा करप्ट आदमी, जो आपने साबित भी किया, मैंने भी उसमें शामिल हूँ, तो 70 मिलियन, पाकिस्तान में 7 करोड़ लोग गुर्बत से नीचे थे, अब 9 करोड़ हो गए हैं। जब ये गासिब और ये करप्ट वज़ीर ख़ारजा हमारा था जो करप्ट था, तो पाकिस्तान की GDP टोटल थी 310 बिलियन, आज 270 बिलियन है। जब ये इसके जाने के बाद 80% गैस हमने महंगी की है, आटा हमने 30 रुपये से 70 रुपये किया, हमने 1200 का जो सर्कुलर PPs का था वो 2400 रुपए का गया। मेरा सवाल बिल्कुल है, ठीक है, मुझे मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपने करप्ट निकाला तो फिर उसके बाद क्या होगा? मेरी बात ये वो बदनवानी मुकाबला नया सुन लें। तारीख इंसानी का सबसे बड़ा रिसेशन हिट कर चुका है, 6 करोड़ लोग अमेरिका में बेरोजगार हो चुके हैं। ये इसको ना डालें, इनकी मैं बताऊं थ्योरी क्या है, इनकी सबसे बड़ी थ्योरी क्या थी, सुने जरा। 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, इसने हवाले को लीगलाइज कर दिया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके निकला। मुझे बताएं बड़ी साहब, इसने कानून बना दिया और इसने कानून बनाया। मेरी मलिक साहब ने बड़ा अच्छा बताया ना, आप चाइना की फिक्र डिस्कस कर लें 4 साल पहले। और अच्छा मैं लास्ट में कमेंट कर दूं, ये सारा डाटा मैंने जो आपको दिया है ये रिसेशन से पहले का आगे बोलना। अच्छा मैं एक थोड़ा सा बोलते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा डिफेंड किया, अच्छी बात। इसी तरह सरकारी वकला डिफेंड करते हैं और फैसला नहीं होता। एक आप सूद पे 1 करोड़ रुपया लेते हैं, अगले साल सूद नहीं देते, 1.25 करोड़ हो जाता है, 1.5 करोड़ हो जाता है, 2 करोड़ हो जाता है, 5 करोड़ होता है। भाई 70 सालों में इन लुटेरों ने जो कर्जा लिया, इस वजह से इतना कर्जा भर गया कि हम सूद उतारने के लिए सूद ले रहे हैं। मलिक यानी नींद रखी यार, फराड शुरू इन्होंने किया। ये 13 में आए थे, कितना कर्जा था मैं एक हिस्ट्री बता देता हूं, और ये अगले साल और बढ़ेगा, क्योंकि आपकी PIA खसारे में, स्टील मिल तबाह, रेलवे की चोरी, गैस चोरी, आप फ्रॉड, आप तो हर दफा हर हुक्मरान कोई भी हो, मैं इसको हाल ही नहीं कह रहा, आप सूद उतारने के लिए सूद ले रहे हैं भाई। वो तो 1 करोड़ है तो 10 अरब हो जाएगा, 43,000 डॉलर है तो ये अगले साल $50,000 हो जाएगा, क्योंकि आपकी टैक्स कलेक्शन 0, आपकी इकॉनमी तबाह हो गई। लेकिन ये लुटेरे करके गए, इनके अपनी प्रॉपर्टी क्यों बढ़ी। चलो जो जब ये हुकूमत में आते हैं, कोई ऐसा मैंने PDM के इशू पे जाना, नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी दोनों में, एक सवाल आपसे, इनके अपने असासे क्यों नहीं कम होते, ये मुल्क डूबता है। मैं एक फिक्र दे के इस बहस से बाहर निकलता हूँ। 1995 5 से 6 करोड़ के दरमियान अपने असासे डिक्लेयर किए, किसने? मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब ने। और आज यहाँ क्यों पहुँचे हैं? इसलिए कि ये जो आप फिगर दे रहे हैं ना, उसका नतीजा ये फिगर थे। अब आगे बढ़ते हैं। बड्डी साहब ये बताएं, PTM धरना देना चाहती है और हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने कहा जी, एक कॉलम लिखा है कि जनाब 3 इस्तीफे हम मांगेंगे। अच्छा, तो ये 3 इस्तीफे ने ले देगा?
अच्छा, गुजारिश ये है कि काबिल एहतराम है, इन्हें मांगने चाहिए, इनका हक है। एक तो ये मौजूदा PDM वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तस्लीम नहीं करती, ठीक, आर्मी चीफ को तस्लीम नहीं करती, ठीक, नाम ले के ललकारते हैं, DGISI को नाम दे के ललकारते हैं। उनकी तो मैंने सफाई नहीं देनी, उनका अपना एक ताकतवर तरीन उदारा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इन तीनों से इन्होंने रिजाइन लेने हैं, तो किससे कहेंगे इनसे रिजाइन लेके दे? एक वजीर आज़म है, एक आर्मी चीफ है, एक DGI है, तो किससे डील करेंगे ये? मुझे थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आ रही। तरीका तो हो सकता है, ये फरमा रहे हैं, मुझे मैं समझाऊं कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं जाके कमीशन दे देना, 2 डब्बा रोटियां ले आया दुकान तो। ओ भाई, रिजाइन मांग रहे हो आप किसके? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप आर्मी चीफ, किससे मांगोगे? मुझे बताएं। ये क्या, मैं आपको कहूं यार ये 4 बॉल पॉइंट बाहर से पकड़ लाओ, ये 1000 रुपए का उधार किसी से ले लो, ये घबरा गए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो इनका दूसरा वजीर आज़म को ये मानते नहीं, आर्मी चीफ पे आते हैं। क्या मोदी को कहेंगे हमें लेके? एक बात तो क्या इसराइल को कहेंगे? क्या सऊदी अरब को कहेंगे? भट्टी साहब, क्या लंदन के डॉक्टरों को कहेंगे? क्या मेफेयर फ्लैट को कहेंगे? ये किस तरह ले सकते हैं? ये भट्टी साहब, अब मैं बात बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता, जहां इंटरनेशनल। अच्छा, दूसरा मैं खबर दे दूं, नवाज शरीफ, मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल के, जिसका मोहतरमा मरियम नवाज को पता है, फैसला किया है अगर हुकूमत ने जाने दिया तो ये जाएंगे इस्लामाबाद, धरना देंगे रावलपिंडी, बस, नो मोर। रावलपिंडी में धरना देंगे, ये जाएंगे इस्लामाबाद का कह के धरना देने जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद अगर इनके लाख से ज्यादा तादाद पहुंच गई, ये प्रोग्राम बन गया है, ये खबर है, ये तज्जिया नहीं, अंदाजा नहीं, कि रावलपिंडी में धरना देंगे अहम तरीन जगह पर। अगर 1.5-2 लाख बंदा कहां से आना है, लेकिन अगर मतलब ज्यादा आ गया तो हम इस्लामाबाद घुस जाएंगे, ये कह रहे हैं। ना, रावलपिंडी फैजाबाद देंगे धरना, आप पारा देंगे, आगे जाएंगे ही नहीं। हाँ, रावल इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। आप फिर ये सबूत मुझसे मांगेंगे, साजिशें बैरून मुल्क मगफरूरों को भेज देते हैं, साजिशें वो करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को बुला लें, उनसे पूछे कि तुम्हारी धरने की क्या प्लानिंग है, कहाँ जाना है, इस्लामाबाद जाना है कि पिंडी धरना देना है? बुला लें मौलाना फजलुर रहमान साहब को, इन्वेस्टिगेशन कर लें उनकी। अब देखिए, मुझे ये बताएं कि किस का सियासी बाप कौन कौन है। अब इस तारीख में तो जाने की जरूरत नहीं है मालिक साहब। नहीं, देखिए, अदारों को सियासी बाप नहीं बनना चाहिए, ये मेरी तो राय। मैं ये कह रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे, आम शहरी हूँ, लिहाजा मैं तो उस रास्ते पे चल ही नहीं सकता। लेकिन वो सियासी बाप का लफ्ज कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा है ये सियासी खिदमत और ये इबादत की बजाय जातियात और गलीज गुफ्तगू। वैसे एक मुझे बात बताएं, एक सवाल के जवाब दें। बाप के पास इख्तियार होता है कि किसी एक बच्चे को आग कर दे? आग कर दे, यकीनन बाप के पास आग होता जो औलाद ना फरमान हो, और औलाद बाप के दुश्मनों के साथ मिल जाए तो वो औलाद तो किसी सूरत में। तो मलिक साहब, मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है कि माजी के जो सिलेक्टेड हैं वो हाल के सिलेक्टेड से क्यों नाराज हैं? क्योंकि उनकी बारी नहीं है, सिंपली उनको एक प्रोसीजर का पता है, कोई असूली इख्तिलाफ नहीं है। नहीं, कोई यार, जिस मुल्क का फेडरल मिनिस्टर टीवी पे आके ये बात कह रहा है कि आपको नहीं पता किसने भेजा है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आप डेमोक्रेसी की और क्या तौहीन कर सकते हैं? एक फेडरल मिनिस्टर खुद कह रहा है कि आपको नहीं पता किसने भेजा, जिसको आप रात से मिलते हैं। इससे ज्यादा तौहीन मैं बता देता हूं, गिन के बता दूं। बट काजी साहब, आप माजी में रहते हैं, आपको मेरा ख्याल माजी पसंद। माजी ना हो तो हाल नहीं होता, हाल ना हो तो मुस्तकबिल नहीं होता। जिसका बुरा हाल हो उसका माजी भी बुरा होता है। आप जो है ना, आपका जो आज अगर आपने हाल ठीक ना किया तो आपका मुस्तकबिल खराब होगा। अगर आपने माजी में रहना है, मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है, आपने माजी में रहना है, हमने माजी में नहीं रहना, मैं माजी में नहीं रहना, मैं हाल में रहना है। तो फिर मैंने ये कहना है कि माजी के चोर चक्कों को आप नेक बना के पेंट ना करें, सवाब के साथ साजिश ना करें, भाई उनको खत्म करें। हु इज डिफेंडिंग? मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग, काजी साहब, you must look to me, no काजी, no, this is not right, you are talking to me। मेरा सवाल ये है कि ये फेडरल मिनिस्टर किसको कह रहा है? ये अपने सिस्टम की तौहीन नहीं कर रहा, मुझे इसका जवाब दें आप। कर रहे तो इसका मतलब आज ये हाल, ये हमारा ये हाल बनता है, ये हाल हमारा बनता है। बात कर ली, बस कर ली। मुझे ये बताएं कि रूहानी बाप ज़ियाउल हक को किसने कहा था, जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं? मैं नहीं डिफेंड कर रहा, उसको पनिश करें आप। जी देखिए, ज़ियाउल हक साहब ने एक शख्स को केला दिया था खाने के लिए,
उसका नाम था गालबन, जहाँ तक मुझे याद है कि आजकल मफरूर है, नवाज शरीफ, और कहा था मेरी उम्र भी आपको लग जाए, वो बेचारे का जहाज ही उड़ गया। उम्र माशाल्लाह नवाज तो उसको मैं अब नेल्सन मंडेला बना दूं? नहीं, देखें उसको मैं चीफ वेरा बना दूं? तो अच्छी लगती है ना, या डूब मरूं? नहीं, उनके रूहानी लीडर जियाउल हक ने जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दी थी और ये बगले में जा रहे थे, उनके मुंह से अच्छी लगती है। नहीं, बगले क्या, रेफरेंडम का सारा खर्चा जियाउल हक का शरीफ बरादरान ने किया था मोहतरम, मैंने और आपने नहीं किया था। आप इनकी कौन कौन सी हकीकत सुनना चाहेंगे? लेकिन गुजारिश ये है कि एहतसाब के अमल को शफाफ करें, ये डुगडुगी बजानी बंद करें। अब सियासतदान अदारों को एक तो ओपन बात है, मेरा एक सवाल गैर जानबदार रहना चाहिए, लेकिन सियासतदान अब ब्लो द बेल्ट। मैं जरा ये साथ साहब का एक है, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। अब मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये बड़ी साहब, ये हुकूमत होगी नायल, इसने कोई काम नहीं किया, ये कहाँ से जवाब मिलता है कि माजी के मुजरमों को दोबारा मुसल्लत किया जाए? अब देखें, इज दिस द कंक्लूजन वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ हियर? अब एक अखलाकियात भी होती है, एक जुबान भी होती है। आप कहते हैं कि जरदारी को वोट दे, इमरान खान को वोट देना, जरदारी को उसकी जब दोनों आप इकट्ठी थी, मरियम के मलामत नहीं किया होगा कि माजी में तो इनके वालिद आसफ अली जरदारी की जुबान नवाज शरीफ ने कटवाई, और वो तफसील आप नहीं बता सकते क्यों कटी? और मैं वो जिस बंदे से कटवाई वो भी जिंदा है, हाँ, और जिसने काटी वो भी कटवाई वो भी सेनेटर है। और दूसरी बात कि आसफा हमारी बच्ची बेचारी छोटी है, उसकी पहली एंट्री है, हम उसको मार्जिन दे रहे हैं, उसको पता ही नहीं कि उसकी वालदा शहीद की फजूल तस्वीरें हेलीकॉप्टर से किसने पकाई, मरियम के वालिद ने। यार ये क्या, ये सियासत है? और उसी को फिर खुद मुलाजम रख लिया, औकात तो ये हमारी नहीं, ये वो फिर एम्बेसडर बन के गया यहाँ से। दोबारा दोनों की तस्वीरें दिखाएं और यार ये अवाम फैसला करे क्या उनके लीडर ऐसे होने चाहिए, तो ठीक है, फिर आपकी किस्मत। ये देखें कादी साहब, अब दोनों ये साथ लिखा हुआ है, ये साथ आसिफा मोहतरमा का क्या है, फरमाया वो कह रही है कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, वो ये कह रही है। और एक अच्छा, ये मुझे ये उसका मरियम हाथ उठा रही है, आसफा ने हो सकता है कि ये कहा कि जी हमारी गली में भी चोरी हुई है, अब्बा जी को साढ़े पैसे दे वापस कर दे। अगर उसने अगर ये आसफा का ट्वीट है, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, नहीं सर, हम नहीं कह रहे, गली गली में शोर है, ऑफिशियल ट्वीट है, और पार्टी लुहारी शोर है, सखर शोर है, कराची शोर है, लोहरदीन शोर है, पेशावर शोर है, नवाज शरीफ चोर है। आसफा करिए गली गली का क्या मतलब है? मुल्क के हर हिस्से की गली में मलक साहब भी गुजरात गए थे, उत्थे भी शोर थी। मलक साहब मुझे ये बताएं क्या है मॉरल क्रेडिबिलिटी? भाई मेरा ख्याल है कल क्या था, आज क्या है? या देखें, जो फैसला इस कौम ने करना है वो करना है, या तो आप 1% 1 वोट से चलें, जमहूरियत से चलें, ये गंदे हैं, ये अच्छे हैं, ये फैसला वोटर ने करना है, ये इलेक्शन ने करना है। अगर आप दोनों जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मेरे ख्याल में 100 नहीं 200% करेक्ट है। जो आप कहना चाह रहे हैं माजी को गुमरान करप्ट रहे, 300% सच कह रहे हैं, मगर ये फैसला इलेक्शन ने करना है, ये वोटर ने करना है कि उसने क्या सिलेक्ट करना है। या आप ये कहें कि हमें जमहूरियत की जरूरत नहीं है, वैसे ये करें। मैं वही सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ कि EU आज वो जो हार्ट टॉक है, उसने कहा है, EU कहता है ये इलेक्शन ठीक हुआ था, ये इंटरनेशनल बॉडी है और वो दुनिया में रिकग्नाइज्ड है, यूनाइटेड नेशन उसको मानती है, वो कहते हैं ठीक हुआ था, वो कहते हैं नहीं ठीक हुआ, उस वक्त ठीक होगा जब मैं जीतांगा। नहीं वो फिर ये दकी करिए। नहीं, इसका क्या करना है आपने? वो इंटरव्यू दे रहे, खुद ही बेइज्जत होगा। अच्छा भाई साहब, मैं अर्ज करने लगूं, देखिए फ्यूचर की प्रेडिक्शन, गैब का इल्म अल्लाह के पास होता है, 100% कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन किसी बंदे के बारे में बात करने से पहले उसके माजी और हाल को नजरअंदाज किए बगैर जजमेंट दी नहीं, कोई गुफ्तगू ही नहीं हो सकती। ये खुद आसफा साहब ने कहा गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, और मैंने तो नहीं ये कहा, खुद मोहतरमा मरियम नवाज ने कहा है नियाजी और जरदारी भाई भाई, मैंने तो नहीं कहा। ये मैं पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, ये मुझे बताया ना, ये अल्फाज तो उनके दोहरा रहा हूं कि मैं गली में घसीटूंगा। बड़ी साहब एक ब्रेक, नाज़रीन एक ब्रेक पे जा रहे हैं, देने आए थे, नौकरियां ले रहे हैं, ये हमारे 5000 जो मेहनत कश भाई हैं उनके साथ वहाँ क्या हो रहा है, और कितनी नौकरियां उन्होंने लेनी है, और वो करोड़ नौकरियां कहाँ हैं जो इन्होंने देनी थी, ये सवाल हम उठाएंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे। इसके साथ इसके बाद दिल्ली की भी बात करेंगे, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन वहाँ पे, दिलचस्प भी और बड़ी ग्रे भी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है शजरकारी के हवाले से जो एक मूवमेंट चलाई थी इन्होंने,
और उस पर बड़े क्लेम्स किए गए थे सुनामी ट्री, उससे हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं। वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इसका नोटिस लिया है, कितने दरख्त कहाँ लगे तमाम तफसीलात तस्वीर समेत फराम करने का हुक्म। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए गए, कोई तफसील नहीं, आपने सारे दरख्त तो निगाला में ही लगाए हैं। चीफ जस्टिस 430 मिलियन दरख्तों का लगना नाकाबिल फहम है। अगर 430 मिलियन दरख्त लग चुके होते तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती। अफसरान जेल भी जाएंगे और नौकरी से भी। खैबर पख्तूनख्वा का महकमा मौलियात चोर और आप उसके सरबराह हैं, आपको तो सीधा जेल भेज देना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी का सेक्रेटरी मौलियात KP से मुकालमा, सिंध हुकूमत के मामलात समझ से बाला तार हैं। वो वहाँ जो भी फंड जाते हैं चूस लिए जाते हैं। डाकू पकड़ने के नाम पर लड़काना के करीब जंगल काटा गया, पुलिस डाकू तो क्या एक तितली भी नहीं पकड़ सकती। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे। बड़ी साहब ये KPK की भी बात की है और उन्होंने सिंध की बात की, ओवरऑल पूरे मुल्क की है। देखें मोहतरम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, काश जो रिमार्क्स अदालतों के, ऑनरेबल अदालतों के आते हैं, इन पर अमल भी करा लें, ये टेस्ट केस बना लें। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैंने KPK में 2-3 सरकारी अफसर लगे हुए हैं, मैं कहा यार ये अरबों दरख्त कहाँ लगे हैं। देखिए काश अगर ये टेस्ट केस बन जाए। उन्होंने कहा जी सारे दरख्त बनी गाला लगे हैं, हमें भी नज़र नहीं आते। हम भी, मेरी भी पैदाइश लाहौर की है, मैं इस्लामाबाद भी जाता हूँ हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा। देखे इन्होंने कहा 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे, वो बात पूरी नहीं हुई। अब IMF के पास जाओ तो आपका PM करप्ट है, मैं खुदकशी कर लूँगा, रियासत मदीना होगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे। अब मिली नईम बुखारी को नौकरी, PTV का चेयरमैन बना दिया आपके दोस्त को, वो तो आपके फेवरेट है। नहीं, मेरे कोई और कई ब्रिटिश नेशनल, अमेरिकन नेशनल, 9 मौलूद बच्चों को जिम्मेदारियाँ दे दी। तो एक सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि किसी एक केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचा दें। ये हम खुद चीफ जस्टिस असाकब निसार साहब थे, हम पेश हुए कि सर रेटिंग का फ्रॉड होता है, एक बहुत बड़ा जालसाज है, मेहरबानी करें, हम नहीं कहते सही है या गलत है, इसको लाइव करा दें। तो हम मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करते हैं, सहाफ़त की आज़ादी है, सहाफ़त तक जंग रहेगी। 30 सालों से नारे लगा रहे हैं, ना आज़ादी मिली ना सहाफ़त मिली, मलक साहब सिर्फ डिक्टेशन मिली। तो जनाब हमारे पास तो 2 करोड़ का वकील नहीं है, इस फ्रॉड को भी ख़त्म करें और इस मुल्क को शफाफ गवर्नेंस दे, हुकूमत दे। अच्छा मलिक साहब, अब ये है कि अभी स्टील मिल से 4500 लोगों को निकाला गया और वो इस वक्त बैठे हुए हैं ट्रेन बंद करने पे अपनी जानें देने पर तुले हुए हैं। हकीकत ये है कि वहाँ जो एक इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप है जो उसके साथ रिलेटेड है, वो कायमा कमेटी में जाके कह चुका है कि यार ये हमें दे दें, हम आपको 100 अरब रुपया सालाना कमा के देते हैं। जब इतने लोगों को, वहाँ कौन थे वो रियाज लाल जी, जिसकी वजह से जरदारी साहब ने इसकी वो इन्वेस्टिगेशन ही बंद करा दी थी। 140 अरब रुपए का पहला नुकसान हुआ इन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में, जबकि ये अब शर्म की बात है, सोचना चाहिए। मार्शल लॉ को तो मैं भी बुरा समझता हूँ, मार्शल लॉ में पैसे कमा रही थी, जब ये आए तो वो हो गई। तो अब ये क्यों नहीं दे देते उस इंडिपेंडेंट ग्रुप को? नहीं वो नौकरी मैं बताता हूँ ना कहाँ हो रही है। भट्टी साहब ने अभी नईम बुखारी साहब का जिक्र किया। पाकिस्तान कायन कहता है कि 65 से बाद आपको जॉब ना मिल सकती ना कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। ही इज़ ऑलमोस्ट 74। तो वो दोस्ती का फ़ायदा देखिए, जॉब्स तो मिल रही है, नईम बुखारी साहब को नौकरी मिल गई है, बड़ी आप कह रहे हैं इस मुल्क में नौकरी नहीं, मगर जो जिनका पाकिस्तान है, जो वोटर हैं, कासिम साहब को दिलवा दें। नहीं वो मेरा लिए उनकी तो मेडिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना, आपको पता है, उनके मेडिकल बिल्स बड़े आते हैं, बिल्स बहुत ज़्यादा, उनके लिए वो मसला था। अब आपको आम आदमी, एक तो नईम बुखारी साहब है ना, जो दोस्त हैं, दोस्तों के लिए तो नौकरी बहुत है, काश के हम भी दोस्त होते। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पाकिस्तानी की कहानी सुनाने लगा, जो यहाँ का शहरी है, जिसके लिए मुल्क बना था, जिसके लिए कायद-ए-आज़म इकबाल ने ये ख्वाब देखा था कि ये मुल्क बनेगा, ये लेक अपना और बच्चों का पेट पालेंगे। 20 इदारों से लोगों ने आपको इस हुकूमत ने निकाला, 20,000 लोगों को। 4500 जो लोग स्टील मिल से निकाले गए हैं, अपना नवाज शरीफ और जरदारी से पहले ये मुनाफे में गई है। ये मैं मुशर्रफ को भी क्रेडिट दूंगा। मुशर्रफ के ज़माने में स्टील मिल प्रॉफिट में थी, और आपकी दोनों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए, दुनिया का 50% स्टील चाइना बनाता है, और पूरी दुनिया को जहाँ से वो डोमिनेट कर रहे हैं वो अपनी स्टील टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। और हम इस खबर में मैं एक इजाफा कर दूं, मुझे इजाज़त दें जरा। पहली बात तो ये कि जो इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो कायमा कमेटी में जाके उन्होंने बताया कि पहले तो तफ्तीश कराएं कि वो इंडिपेंडेंट स्टील इम्पोर्ट करने वाले कौन थे जिन्होंने ड्यूटी में रद्दो बदल करवा के इस मिल्क, और वो कैबिनेट, और वो उनके मुताबिक कैबिनेट में बैठे हुए हैं। ये छपी हुई हैं कि उनको बुलाएं और उनसे ये पता करें कि ये स्टील मिल तबाह किसने की। अच्छा, स्टोरी अभी खत्म नहीं, असल कहानी जो मैं देख रहा हूँ, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, भट्टी साहब, ये आपके लिए भी खबर होगी।
40 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं, ये जो जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, ये अरब रिच कंट्रीज़ में 40 लाख के करीब, और यूएई ने पहला बम चला दिया। आपकी कामयाब सफारतकारी की मेहरबानी 5000 बंदे की नौकरी ख़त्म हुई है, 3000 बंदे का वीज़ा तैयार था, उन्होंने जाके जॉब्स करके, किसी ने बहन की शादी करनी थी, किसी ने माँ को हज कराना था, किसी ने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी भेजना था, 3000 बंदे अड़ गए, 8000 1000 डेली का वीज़ा आपका ज़ाया हो रहा है। ये इस मुल्क के पाकिस्तान के आम आदमी का, जिसने अपने माँ बाप का पेट भरना है, वो किधर जा रहा है 1000 वीज़ा? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वो मोदी को जा रहा है, इंडिया जा रहा है। और ये सुन लें, अगर ये यूएई स्पोक्समैन है, बेसिकली वो लाइन आती है सऊदी अरब से, 15 लाख पाकिस्तानी यूएई में और 20 लाख से ज़्यादा सऊदी अरब में है। और जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं उनका ख्याल है कि अगर ये मिडल ईस्ट का बम चल गया तो ये 40 लाख लोग 7 करोड़ लोगों का पेट बालते हैं। बट्टी साहब 7 करोड़। देखिए, आपकी हुकूमत ने भी गलत बात ना करें, वजीर आज़म साहब ने फरमाया था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 2.5 साल में कम से कम 50 लाख तो हो जानी चाहिए थी ना, आधी असूल यही तकरीबन 2300 कुछ बनती थी, तो उन्होंने 2 करोड़ बेरोजगार तो कर दी है ना यार। किसी का कोई तो और एडवाइजर आपके अनइलेक्टेड है, बट्टी साहब, और लातादाद ये क्या नाम है, बाबर क्या था जो गैस में, लेकिन बट्टी साहब बाबर, मेरा सवाल आपसे और है, यूसुफ, यार आप सब बेरोजगारों को उठा के इसको जरा पर्सपेक्टिव में लेना। आप क्या करें? दो हमारे पास ऑप्शन है, इजराइल को तस्लीम कर लें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की, सुन लेना पूरी बात सुन लें, या उसके बाद जो उनका प्रेशर यहाँ पे आ रहा है कि जनाब आप इस एडमिनिस्ट्रेशन में फलां बंदों को लेके आए, क्या करें? अच्छा, इजराइल को तस्लीम करें। अच्छा, इजराइल ने मोईद यूसुफ शहबाज के लिए सबको कराया, उन्होंने उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो गए हैं, आप पे प्रेशर आ रहा है, नहीं बुहारी प्रेशर आ रहा है कि मानो उसको। अच्छा, नहीं बुहारी का भी प्रेशर वहां से आया। अच्छा, सॉरी, फिर मुझे नहीं पता, मैं अल्फाज वापस। नहीं, बुखारी की स्टोरी हमने कर ली है, मैं उनके जाती तौर पर कोई, बाकी और हजारों नदीम बाबर को भी उन्होंने लगवाया है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप जो है जो बयानिया टीवी पे रोज दिया जाता है कि ये बंदे इस्तीफे लेके हाजिर हो जाए मियां साहब के पास, ये कर लें। देखें फिर वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इन सारे फिगर्स को? काजी साहब एक कमेंट में करना चाहूंगा, देखिए मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी खैरात नहीं लेता, वो अपना खून पसीना देता है। हम कोई यहाँ भी नहीं लेते, यहाँ भी मेहनत करते हैं। हम इसराइल के लिए खैरात नहीं मांगने जाते। स्टील मिल तबाह हुई, हमने नाम लिया साहब, आप कैबिनेट में बंदे बैठे दुनिया की, ये मैं आप, ये पुरानी खबर है मगर बताना जरूरी है, पाकिस्तानियों ने क्या किया यूए के लिए। दुनिया की जो सबसे बड़ा होटल बना है ना, और सुने जरा असद उमर साहब को सुने, पाकिस्तानियों ने बनाया। अब मुझे नहीं पता कि स्टील मिल जनाजे हैं या ये हमारा हुक्मरान तबका जनाजा है, मतलब इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ये भी वही कर रहे थे, ये भी वही कर रहे थे। मैं ख्वाजा साहब को सेकंड करता हूं, जनाजे कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि जनाजा जो स्टील मिल जनाजा नहीं है। यार मैं अर्ज करने लगा, मुझे अगर मौका दे दे, जनाजे जही हो उनके बारे में हुक्म है फौरी तौर पर उन्हें दफना दिया जाए, उन्हें ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए। आप क्या समझते हैं, जिसके जिस्म से रूह निकल गई वही जनाजा है? जनाजे चलते फिरते भी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, जिस काम की काम करते हैं तनख्वाह नहीं देते, जिस जहाँ से खाते हैं उसको लूटते हैं। हाँ, मुझे पता है असद उमर साहब मैन ऑफ कमिटमेंट है, अगर उन्होंने ये 60 उनका टैपरिंग नहीं की तो मैं चैलेंज करता हूं, ना वो इस हुकूमत में वजीर रहेंगे। मैं उनको पर्सनली मिला हूं, दो तरफ बहुत जुबान के पक्के हैं, और स्टील मिल के मजदूरों के साथ रिजाइन करेंगे। अगर ये शर्मिंदा हो जाएंगे, वो उनके साथ शामिल होकर रिजाइन देकर शर्त लगा लो। और यार वो उन्होंने खुद जुबान से कहा है, हजारों लाखों लोगों ने उन्होंने जुबान से कहा शर्मिंदा करें। अगर जिन बंदों के निकालने की बात करें, ये पाकिस्तान की स्टील मिल है, अगर इंडिया के स्टील मिल से निकाल रहे हैं मोदी, असद उमर जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों एक ब्रेक है नाज़रीन। ये जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे ना, एक बैंक जो था ना, जो इनके फ्रंट मैन ने लिया था, वो निकल आए ना बाहर, तो सारी उम्र ये जेल से बाहर ना आए, जो कहते हैं कि हमने वो भी प्राइवेटाइज किया, वो भी किया। आज वाले भी गलत कर रहे हैं, कल वाले भी गलत कर रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं है, आवाम के साथ हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इंडिया में दिल्ली का जो धरना है, क्या ये 1 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा या 2 महीने? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो सीज में है, मुहासरे में है दिल्ली, और वहाँ पे तकरीबन सुबह जब मैं खबर देख रहा था 3 लाख किसानों ने उसको घेर रखा है। उसकी 5 जो मेन आर्टरीज हैं वो 5 या 7 उनको बंद कर रखा है उन्होंने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आधा इंडिया का इन्हिसार ज़राअत के शोबे पर है। और अब भट्टी साहब, पहले तो मैं तुझे ये दसो कि ये जो वहाँ पे जेन्युइन मूवमेंट है,
वहाँ पे कोई लीडर उन्होंने नहीं आने दिया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को कहा परे हट के बैठो, हमारे पेट का मसला। देखिए वो मूवमेंट इसीलिए अवामी मूवमेंट कहला रही है क्योंकि वो ना मुकदमा ख़त्म कराने के लिए, हुकूमत लेने के लिए, ना हुकूमत को छोड़ने के लिए दारों को जफ्फा डाला हुआ। वो हुकूमत है भूख के खिलाफ, वो हुकूमत है बुनियादी हुकूमत। आप देख रहे हैं ये जो आपको आइन देता है, ये करोड़ों लोग, मैं बता रहा हूँ ये भारत की तबाही है। जो लोग कहते हैं ना भारत बड़ा आगे चले गया, इस मूवमेंट को ये दिल्ली पहुंच जाती है तो मोदी को दिल्ली छोड़ के अमेरिका भागना पड़ेगा। ये मुझे खौफ है कि पाकिस्तान में ये मूवमेंट शुरू करवाने जा रही है हुकूमत की चंद नाअहल की गलतियां, चंद लोगों की गलतियां, मैं पूरी हुकूमत को नहीं कह रहा, चंद लोगों की गलतियां। जितनी महंगाई, बेरोजगारी, जुल्म, ज्यादती, करप्शन बढ़ गई है, काजी साहब इस वक्त से डरे। लेकिन बड़ी साहब मैं तो उसको एक समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव है ये जो अपने वो प्रोटेस्ट पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अच्छी बात है, अपने हकूक के लिए निकलना चाहिए। हाँ जी, 1/3 इकोनॉमी वैसे इंडिया की हिली है, रिसेशन है। जो खबर ये है कि ये लोगों ने कहा जी हमने कोई मुज़ाकरा नहीं करने, मोदी की हुकूमत ने ऑफर लगाई, उन्होंने कहा जी हम अपने साथ खाना ले हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप ये कानून वापस लेंगे। ये आपने कुछ कंपनीज के लिए, अपनी पॉलिटिकल गेम के लिए ये सारा कुछ किया। और इंटरेस्टिंगली एक चीज़ मैं एडिशनल बताऊँ, अमेरिका और यूरोप के जो बेस्ट ब्रेन है, जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन दुनिया के लिए सामने रख दिया है कि इंडिया जो एक सिंगल पार्टी रूल की तरफ जा रहा है, इंडिया एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, ये डेमोक्रेसी जो है ना खुल के अब यूरोप में डिस्कस हो रही है, अमेरिका में डिस्कस हो रही है। ये कारनामा है मोदी का, उसने जो 2 साल में पूरी दुनिया में गंद गान। लेकिन इसमें एक बात और भी है, देखें वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके हवाले से इशफाक हसन खान साहब ने कल ARY पे और 92 पे प्रोग्राम किया था। तो ये वही पॉलिसीज हैं जो हमारी स्टील मिल में लोगों को निकाल लें। मैंने भी आपको बताया स्टील मिल आज अगर आप जो है वो दे दें, मैं कहता हूँ इन मजदूरों को दे दें, ये मुनाफा भी देंगे और उनको रोजगार भी मिल जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चला नाज़रीन, कल फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।